बिहार न्यूज में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 15 मई 2025। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों आज बिहार न्यूज की शुरुआत सबसे पहले करेंगे कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जान को खतरा है। जी हां, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जान को खतरा है। नीतीश कुमार पर कभी भी हमला हो सकता है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले अचानक ये सवाल सामने आ रहे हैं। जब सीएम की सुरक्षा के लिए जवान तैनात रह रहे हैं और विशेष सावधानी भी बरती जा रही है, जिससे ये सवाल उठने लगे हैं कि क्या नीतीश कुमार की जान को खतरा है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार को Z+ सुरक्षा प्राप्त है। इसके बाद भी प्रशासन अलर्ट मोड पर है। जब बीते दिन सीएम भागलपुर दौरे पर गए थे, जहां उनकी सुरक्षा में प्रशासन चौकस दिखी। आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री की सुरक्षा के लिए 200 से ज्यादा प्रशिक्षित कमांडो हर समय तैनात रहते हैं। इसके अलावा उन्हें बिहार विशेष सुरक्षा बल अधिनियम 2000 के तहत भी विशेष सुरक्षा दी गई है। उनकी सुरक्षा में शामिल स्पेशल सिक्योरिटीज ग्रुप यानी कि SSG में पुलिस, ITBP, CRPF, NSG और NPG के जवान शामिल है, जो किसी भी आपात स्थिति से निपटने में सक्षम है। कार्यक्रम के दौरान 36 कमांडो का दस्ता हर समय मुख्यमंत्री के इर्द गिर्द मौजूद रहते हैं। इससे कयास लगाया जा रहा है कि क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जान को खतरा है। क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार किसी के निशाने पर है? आपका इसके बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों बिहार के गया जिला से एक ऐसी हृदय विदारक घटना सामने आई है जिसे सुनकर के हर किसी का दिल टूट गया है। यहाँ एक तरफ बेटी की डोली घर से निकली तो दूसरी तरफ कुछ ही समय बाद पिता की अर्थी भी उठी। यह कहा जा रहा है कि पिता अपनी बेटी की जुदाई का गम सहन नहीं कर पाए, जिस कारण उनकी जान चली गई। ये घटना देख करके पूरे गाँव में शोक की लहर दौड़ गई। शादी का माहौल गम में बदल गया और हर किसी की आंखों में आंसू थे। ये दर्दनाक घटना गया जिले के बोधगया प्रखंड के जैतिया गांव की है। जब सिद्धनाथ सिंह की बेटी की शादी की रात बारात घर पर आई थी और शादी का आयोजन धूमधाम से हुआ। शादी के बाद सुबह दुल्हन को लेकर के बारात विदाई गई, लेकिन किसी को क्या पता था इस दिन में ऐसा दर्द छुपा होगा। यह शादी समारोह के बाद जब बेटी की विदाई का समय नजदीक आया तो सिद्धनाथ सिंह को अचानक दिल का दौरा पड़ा। समधी मिलन के दौरान उनकी तबीयत बिगड़ी और उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। गाँव के लोगों का कहना है कि सिद्धनाथ सिंह अपनी बेटी से बहुत प्यार करते थे। बेटी की विदाई का गम वे सहन नहीं कर पाए और इसके कारण उन्हें दिल का दौरा पड़ गया। दोस्तों तेजस्वी यादव ने युवाओं की दुखती रग पर हाथ रख दिया है। जी हां, आपको बता दूं कि तेजस्वी यादव आजकल पूरे रॉ में दिख रहे हैं। यह युवाओं, वृद्धों और फिर समाज के अन्य वर्गों की दुखती रग पर हाथ रखा और खूब तालियां बटोरी। कल ये कार्यक्रम में शामिल हुए थे तेजस्वी यादव। यहाँ पर युवाओं और फिर उपस्थित लोगों से कहा कि अब तक की सरकारों ने इन सब चीजों पर कोई ध्यान नहीं दिया है। डोमिसाइल को हम लोग 100% लागू करेंगे। बाहर के लोग आकर के बिहार में सरकारी नौकरी नहीं करेंगे या बिहार के युवाओं को उनका हक मिलेगा। उन्होंने कहा है कि हम लोगों की सरकार बनेगी तो फिर 400 से 1500 रुपए वृद्ध पेंशन की राशि मिलेगी। जो गैस सिलेंडर अभी 1200 रुपए हो गया है, उसको 500 रुपए करने का काम करेंगे। ये जितने नौजवान भाई हो फॉर्म भरते हो तो फिर नौकरी के लिए तो 500, 600, 1000 रुपए लगता है। तेजस्वी ने आगे कहा कि जब आपकी सरकार बनेगी, हमारी सरकार बनेगी, तो फॉर्म फीस माफ हो जाएगा। जो तैयारी करता है, पढ़ता है, लिखता है, परीक्षा का समय आता है तो फिर सेंटर पर जाता है तो पता चलता है कि पेपर लीक हो गया, जब परीक्षा कैंसिल हो गई, जब आने जाने का भाड़ा, पढ़ाई की तैयारी का खर्चा सब बेकार चला गया। वहीं पर तेजस्वी यादव ने कहा है कि जब आपकी सरकार आएगी तो फिर कोई पेपर लीक नहीं होगा। जब घर से परीक्षा सेंटर आने जाने का भाड़ा सरकार देने का काम करेगी। वहीं पर उन्होंने कहा है कि झारखंड में भी हम लोगों की सरकार है, वहाँ 2500 रुपये प्रतिमाह मैया योजना से मिलना शुरू हो गया है। झारखंड में जब मिलना शुरू हो गया है तो फिर बिहार में भी मिलना चाहिए। इसी तरह लोग स्मार्ट मीटर के साथ बिजली के दाम से परेशान हैं और हमारी सरकार आएगी तो स्मार्ट मीटर को उखाड़ करके फेंक देंगे, बिजली आदि भी फेंक देंगे, बिजली माफ कर देंगे। दोस्तों बिहार भाजपा विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने बिहार में जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करने की मांग की है। उन्होंने ये भी भविष्यवाणी कर दी है कि यदि ऐसा नहीं हुआ तब अगले 20 साल में हिंदू सांसद और फिर विधायक चुनाव नहीं जीत पाएंगे।
चाहे वो हिंदू किसी भी जाति का ही क्यों ना हो। जब चुनाव जितना मुश्किल होगा, जब सीमांचल में एक भी हिंदू सांसद और फिर विधायक नहीं बन पाएंगे। वहीं पर चुनाव आयोग के द्वारा बिहार विधानसभा चुनाव में वोट प्रतिशत बढ़ाने के सुझाव का स्वागत करते हुए हरिभूषण ठाकुर बचौल ने कहा कि वोट प्रतिशत बढ़ाने की आड़ में कहीं बोगस वोटिंग का प्रोत्साहन न हो जाए। उन्होंने कहा कि हम लोगों के क्षेत्र में जिस तरह से बुर्का पहन करके बोगस वोटिंग होता है, उससे वोट प्रतिशत तो बढ़ेगा लेकिन बोगस वोटिंग की संभावना रहेगी। इसलिए चुनाव आयोग सतर्कता पूर्वक इस पर प्रयास करें, इसकी आड़ में बोगस वोट को प्रोत्साहन ना दें। हरिभूषण ठाकुर बचौल ने कहा कि इस देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू होना चाहिए। वहीं पर जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू नहीं होगा तो वोट से ही शासन सत्ता मिलता है और शासन सत्ता की ये स्थिति हो गई है कि किशनगंज में हिंदू का किसी भी जाति का सांसद अब नहीं बन सकता है। सीमांचल और मिथिलांचल में बिहार के किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, दरभंगा, मधुबनी, मोतिहारी और फिर बेतिया आने वाले दिनों में 20 वर्षों में हिंदू समाज जो कि जातियों में बटा हुआ है वह वहां अल्पसंख्यक हो जाएगा। वहीं पर हिंदू अल्पसंख्यक हुआ तो मुखिया, वार्ड मेंबर, एमएलए और एमपी भी नहीं बन पाएगा। उन्होंने बताया है कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कहा था कि हम दो हमारे दो, हमने राष्ट्र, देश और फिर विकास को समझ करके हम दो हमारे दो किए। कोई जनसंख्या बढ़ाता गया, वोट से ही शासन सत्ता होता है। वहीं पर हमारा आने वाले दिनों बहुत जगह तो विधायक, मुखिया, वार्ड मेंबर, सांसद नहीं बन पा रहा है। राजद भी मुस्लिम और फिर यादव की पार्टी खुद को कहती है, लेकिन वे भी सीमांचल में चुनाव नहीं जीत पाई है। उन्होंने कहा है कि किशनगंज में AIMIM सब सीट जीत गया, कहाँ मुसलमान राजद को वोट दिया। यदि मुसलमान राजद को वोट दिया होता तो फिर राजद जीत गया होता। जब हम सभी जानते हैं कि हिंदू घटा है तो फिर देश बटा है। जो चाहे अफगानिस्तान हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो या फिर कश्मीर हो, बिहार हो या फिर बंगाल, सभी की हालात देख लीजिए। समय रहते जनसंख्या नियंत्रण कानून अविलंब लागू होना चाहिए, ये कहना है हरिभूषण ठाकुर बचौल का। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव के पहले एक बड़ा सवाल ये चल रहा है कि एनडीए की ओर से बिहार में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। हालांकि भारतीय जनता पार्टी यानी कि भाजपा की ओर से बार बार स्पष्ट किया गया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा। दूसरी ओर नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के सियासी पदार्पण को लेकर भी अटकलबाजियों का दौर जारी है। इसी क्रम में बुधवार को एक बार फिर से बड़ा सियासी संकेत देखने को मिला। नीतीश कुमार की पत्नी और निशांत की मां मंजू सिन्हा की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान निशांत अपने पैतृक गांव कल्याण बिघा पहुंचे, जब पिता नीतीश कुमार के साथ अपनी मां को श्रद्धा सुमन अर्पित किया। इसके बाद वे क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन करने पहुंचे। इस दौरान निशांत के सियासी पदार्पण को लेकर के कई नारे लगाए गए, जैसे इसमें बिहार का भविष्य कैसा हो, निशांत कुमार जैसा हो नारा भी दिया गया। निशांत कुमार के साथ उमड़ी भीड़ ने निशांत भाई जिंदाबाद, बिहार का भविष्य कैसा हो, निशांत कुमार जैसा हो नारा लगाया। सियासी जानकारों के मानो तो एक प्रकार से जदयू की ओर से निशांत को विधानसभा चुनाव के पहले लॉन्च करने का संकेत है। इस साल के शुरू से ही कई मौके पर निशांत सार्वजनिक रूप से सक्रिय दिखे हैं, लेकिन जब भी उनसे राजनीति में उतरने, चुनाव लड़ने और बिहार में पिता की जगह लेने के सवाल किए जाते हैं तो इसे टाल देते हैं। दोस्तों, इन दिनों बिहार का मौसम दोहरी मिजाज में दिख रहा है। दिन में जहां पर धूप और फिर उमस लोगों को बेहाल कर रही है, वहीं रात के समय बारिश राहत का एहसास दे रही है। जहां 13 मई को भी बिहार के कई हिस्सों में ऐसा ही नज़ारा देखने को मिला, जब दिन भर की झुलसाने वाली गर्मी के बाद रात में सुपौल, अररिया, किशनगंज और पूर्णिया जिलों में मेघ गर्जन और हल्की बारिश दर्ज की गई। जब पटना स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के पूर्वानुमान के अनुसार 14 से 19 मई तक बिहार के अधिकांश जिलों में मौसम का यही रुख बना रहेगा। विशेष करके 15 और फिर 16 मई को बिहार के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश, गरज, तरक और फिर वज्रपात की संभावना जताई गई है। इस दौरान 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चल सकती है। इसके लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं पर 2 दिन बाद बिहार के पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सिवान, सारण, गोपालगंज, सीतामढ़ी, मधुबनी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगा, सुपौल, अररिया, पटना, गया, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, बेगूसराय, लखीसराय, जहानाबाद, भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर और फिर खगड़िया आदि जिलों में गरज, तरक के साथ बारिश और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की आशंका है। दोस्तों, भारत में दहशतगर्दी फैलाने वाले पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को मोदी सरकार ने एक बार फिर से न सिर्फ घर में घुसकर के मारा, बल्कि दुनिया भर में उसे जलील भी किया है। पहलगाम में हमले के बाद चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर और फिर 3 दिन तक पाकिस्तान के साथ युद्ध जैसी स्थिति के बाद लागू सीज फायर को लेकर के देश की सोच क्या है, कितने लोग पाकिस्तान के खिलाफ मोदी सरकार की कार्रवाई से संतुष्ट है और कितने लोगों को इसे स्थगित करना पसंद नहीं आया, इन्हीं सवालों को लेकर के एक न्यूज चैनल ने सर्वे किया है। सी वोटर ने सर्वे
सर्वे किया है। इंडिया टुडे पर पेश किए गए सीवटेड सर्वे के मुताबिक टेलीफोनिक तरीके से लोगों से पूछा गया कि क्या वे सरकार की कार्रवाई से संतुष्ट हैं, तो 68% लोगों ने कहा कि हाँ में जवाब दिया है। वहीं पर 5.3% लोगों ने कहा कि वे संतुष्ट नहीं है, तो 15.3% लोगों ने अनिर्णीय की स्थिति में रहे। वहीं पर 63% लोगों ने कहा कि वे सीज फायर के अब भी संतुष्ट हैं, जबकि एक्शन रुकने से नहीं कहने वालों की संख्या बढ़कर के 10% हो गई है। वहीं पर 17% तय नहीं कर सके। वहीं पर भारत की सैन्य क्षमता पर कितना भरोसा है, ये सवाल पूछा गया। तो इस सवाल के जवाब में सीज फायर से पहले 91% लोगों ने कहा कि बहुत ज़्यादा। वहीं पर 6% लोगों ने जवाब में कुछ हद तक का विकल्प चुना। वहीं पर भरोसा नहीं है कहने वाले महज 1% रहे। वही सीज फायर के बाद 92% लोगों ने कहा है कि उन्हें बहुत ज़्यादा भरोसा है, जब कुछ हद तक कहने वाले 3.4% ही रह गए, जबकि भरोसा नहीं कहने वालों में भी 0.7% ही बचे। दोस्तों, मध्य प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री विजय शाह एक विवादित बयान को लेकर के गहरे विवादों में घिर गए हैं। उन्होंने भारतीय सेना की शेरनी और ऑपरेशन सिंदूर में सेना का चेहरा रही कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर के आपत्तिजनक टिप्पणी की है, जिसको लेकर के अब राजनीतिक बवाल खड़ा हो गया है। आम लोगों और फिर सोशल मीडिया में भी मंत्री के बयान की जमकर के आलोचना हो रही है। हालांकि मामले को बढ़ते देख करके उन्होंने माफी मांग ली है। वहीं पर बयान के कुछ घंटे बाद ही मंत्री विजय शाह को भोपाल बुला लिया गया, जब बीजेपी कार्यालय में संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा ने उनसे बंद कमरे में मुलाकात की। सूत्रों के अनुसार पार्टी नेतृत्व ने मंत्री के बयान को लेकर के गंभीर असंतोष जताया है और उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया है। सूत्रों की माने तो मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी मंत्री के इस बयान पर नाराजगी जताई है और कड़ी शब्दों में समझाइश की है। वहीं पर विवाद गहराने और फिर पार्टी की नाराजगी के बाद विजय शाह ने सार्वजनिक रूप से माफी मांगते हुए कहा कि अगर मेरे बयान से कोई समाज या फिर कर्नल सोफिया कुरैशी आहत हुए हैं तो मैं 10 बार माफी मांगता हूं। कर्नल सोफिया मेरी बहन जैसी है, जहाँ मेरा खुद का परिवार भी सैन्य पृष्ठभूमि से है और हमने भी देश के लिए बलिदान दिया है। वहीं पर विपक्षी कांग्रेस ने इस बयान को लेकर के बीजेपी और मुख्यमंत्री मोहन यादव सरकार पर तीखा हमला बोला है। जहाँ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा है कि क्या भाजपा और फिर सरकार मंत्री विजय शाह के बयान से सहमत हैं? अगर नहीं है तो फिर उन्हें तत्काल बर्खास्त किया जाना चाहिए। मैं इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और फिर मुख्यमंत्री को पत्र लिखूंगा। दोस्तों, बिहार जैसे राज्य में सरकार विकास को बढ़ावा देने के लिए बुनियादी ढांचे के कंस्ट्रक्शन पर खास ध्यान दे रही है। बिहार के कोने कोने तक आधुनिक सुविधाएं पहुंचाने के लक्ष्य को लेकर के कई जरूरी परियोजनाओं की शुरुआत की जा रही है। इन्हीं में से एक है गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे, जो बिहार की आर्थिक और फिर यातायात की आवाजाही में खास बदलाव लेकर के आएगा। ये हाई स्पीड ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से शुरू होकर के बिहार होते हुए पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी तक पहुंचेगा। इसकी कुल लंबाई 568 किलोमीटर होगी और फिर इस परियोजना पर 37,000 करोड़ रुपए खर्च की जाएगी। यह खास बात यह है कि इस एक्सप्रेसवे का लगभग 3/4 हिस्सा बिहार से होकर के गुजरेगा। ये मेगा प्रोजेक्ट न केवल बिहार के लोगों के लिए राहत बनेगा बल्कि पूर्वी भारत को एक नई रफ्तार भी देगा। वहीं पर सरकारी आंकड़ों के अनुसार लगभग 417 किलोमीटर का एरिया बिहार के अंतर्गत रहेगा, जो कुल मार्ग का लगभग 73% है। ये एक्सप्रेस वे पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और फिर किशनगंज जैसे 8 प्रमुख जिलों से होकर के आगे बढ़ेगा। ये परियोजना बिहार और उत्तर प्रदेश के मध्य संपर्क को बेहतर बनाते हुए पश्चिम बंगाल तक की यात्रा को आसान बनाएगा। पहले जहां लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने में घंटों लगते थे, वहीं अब इस सुपरफास्ट कॉरिडोर के माध्यम से वे सफर मिनटों में तय कर सकेंगे। दोस्तों, बिहार के स्टूडेंट अब फ्रेंच सीखेंगे, फ्रेंच और जर्मनी सीखेंगे, जर्मन या फ्रेंच और जर्मन भाषा सीखेंगे। आपको बता दें कि बिहार में 15 सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र अब जर्मन और फ्रेंच भाषा भी सीखेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षी योजना 7 निश्चय 1 के आर्थिक हल युवाओं के बल के तहत सभी जिलों के सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज और फिर राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थानों में विदेशी भाषा सीखने के महत्व पर बल दिया गया है। बिहार सरकार के विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग ने बिहार के 15 सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों में फ्रेंच और फिर जर्मन भाषा सीखने की नई पहल की है। इस कार्यक्रम का उद्घाटन बिहार सरकार के मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया है। ये आयोजन मुख्य सचिव की बैठक कक्ष में संपन्न हुआ।
दोस्तों बिहार में 22,000 से अधिक नर्सों की जल्द ही बहाली होने वाली है। जी हाँ, आपको बता दें कि बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा है कि नर्सिंग के क्षेत्र में बिहार को ब्रांड बिहार के रूप में स्थापित किया जाएगा। जब मंत्री ने कहा है कि मिशन उन्नयन के माध्यम से नर्सिंग क्षेत्र को न केवल वैश्विक मानकों तक ले जाया जाएगा बल्कि बिहार को ब्रांड बिहार के रूप में स्थापित किया जाएगा। जब नर्सिंग पेशेवर हमारे स्वास्थ्य तंत्र की रीढ़ है और उनके कौशल को सशक्त करना हमारा प्राथमिक उद्देश्य है। वहीं पर फ्लोरिंग नाइटिंगेल से प्रेरित नर्सें हमारे गृह को स्वस्थ रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जहाँ उनका समर्पण और फिर संवेदना अनुकरणीय है। वहीं पर मंत्री ने कहा कि बिहार में विभिन्न विभागों समेत स्वास्थ्य विभाग में भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मार्गदर्शन में बहालियों की प्रक्रिया सतत जारी है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए शासन में उनके पिछले कार्यकाल के दौरान लगभग 5 वर्ष में 19,000 एएनएम जीएनएम की बहालियों की प्रक्रिया पूर्ण की गई है। नीतीश कुमार के मार्गदर्शन एवं संकल्प की देन है कि बिहार के युवाओं एवं महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री के नेतृत्व में रोजगार सृजन के संकल्प को एक नया आयाम मिल रहा है। दोस्तों बिहार में आपराधिक घटनाएं चरम पर है। अपराधी एक के बाद एक आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। वहीं पर पुलिस के द्वारा इन अपराध पर लगाम लगाने की कोशिश की जा रही है। इसी कड़ी में चोरों ने चोरी की बड़ी घटना को अंजाम दिया है। बेखौफ चोरों ने एक बंद घर को निशाना बनाया और लगभग 2 लाख के सोने के आभूषणों की चोरी करके मौके से फरार हो गए। जब इस घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। वहीं पर पुलिस ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए फरार चोर को महज 12 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया। शातिर चोर का नाम नसीम बताया जा रहा है। मामला कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित कमला नेहरू नगर का है, जहां पर सुबह में पीड़ित शंभू साव के बंद घर से चोरी की शिकायत कोतवाली थाना में दर्ज कराई गई थी। दोस्तों बिहार के मधेपुरा जिले की स्वास्थ्य सेवाओं को नया आयाम देने जा रही है। जहां 7 मंजिला मॉडल सदर अस्पताल जिसका निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है, अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस ये भवन करीब 32 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है। आगामी 16 मई को बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे इसका औपचारिक उद्घाटन करेंगे। पूरी तरह वातानुकूलित इस अस्पताल में 300 बेड की व्यवस्था की गई है, जब मरीजों के इलाज और फिर जाँच के लिए CT स्कैन, अल्ट्रासाउंड और एक्सरे जैसी उन्नत तकनीक उपलब्ध कराई गई है, जिनमें से कुछ सेवाएं PPD मोड में संचालित होगी। जब मरीजों और फिर उनके परिजनों की सुविधा को देखते हुए 2 अत्याधुनिक लिफ्ट भी लगाई गई है। दोस्तों कर्नल सोफिया को लेकर के आपत्तिजनक टिप्पणी करने पर भाजपा संगठन के लिए परेशानी खड़ी करने वाले मंत्री विजय शाह का विवादों से पूरा नाता है। जब बिगड़े बोल के कारण एक बार फिर से अपना मंत्री पद भी गंवा चुके हैं। जब पिछले साल जंगल में आग जला करके पार्टी करने की पोस्ट के बाद भी उनकी किरकिरी हुई थी। अब कर्नल सोफिया को दहशतगर्दी की बहन बताने वाले बयान को लेकर के वे खुद की पार्टी और फिर विपक्ष के निशाने पर आ चुके हैं। उनके बयान को लेकर के केंद्रीय नेतृत्व भी नाराज है। अब फिर उनकी कुर्सी पर तलवार लटकी है। मंत्री विजय शाह की गिनती भाजपा के सीनियर मंत्रियों में होती है। साल 1998 से वे हरसूद विधानसभा सीट से चुनाव जीतते आ रहे हैं और 7वीं बार विधायक है। आदिवासी नेता होने के कारण उन्हें गौर सरकार, शिवराज और फिर मोहन सरकार में मंत्री पद भी मिला है। इतना अनुभव होने के बावजूद भी उनके विवादित बयानों के कारण भाजपा को कई बार डैमेज कंट्रोल करना। दोस्तों बीजेपी के मंत्री विजय शाह के कर्नल सोफिया को लेकर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी पर हिंदुत्ववादी नेता साध्वी प्राची का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि उन्हें इस तरह के टारगेट नहीं करना चाहिए था। कर्नल सोफिया कुरैशी ने ऑपरेशन सिंदूर से भारत का मस्तक ऊंचा किया है। उन्होंने एक कलाम को पढ़ा है, हमें उन्हें जवाब देना है जिनका आदर्श कसाब है। साध्वी प्राची ने कहा है कि सोफिया कुरैशी को टारगेट नहीं करना चाहिए। मोदी जी का फैसला बहुत अच्छा था। सिंदूर का बदला एक महिला से बहुत अच्छा काम किया है और सोफिया कुरैशी में अदम्य साहस था, उसे नमन करना चाहिए। मैं समझती हूँ कि सोफिया ने कलाम को पढ़ा है, उनका आदर्श कलाम रहे हैं। जिनका आदर्श कसाब है उनको हमें टारगेट करके जवाब देना चाहिए। आगे उन्होंने कहा है कि कर्नल सोफिया कुरैशी ने ऑपरेशन सिंदूर से भारत का मस्तक ऊंचा किया है। कलाम साहब की तरह देश सेवा, उनका आदर्श कसाब जैसे गद्दारों को करारा जवाब देना, उनकी वीरता, नारी शक्ति का ये हर रूप हिंदुस्तानी का गर्व है। वहीं पर हिंदुत्ववादी नेता साध्वी प्राची ने एक और वीडियो शेयर किया है और लिखा है कि भारत ने पूरे विश्व में को बता दिया है कि भारत अब घर में घुस करके मारता है। दहशतगर्दियों को उनके घर में घुस करके मुंहतोड़ जवाब दिया है। उनके चित्रे करके पूरे विश्व को बता दिया है कि दहशतगर्द को भारत इसी तरह घर में घुस करके जवाब देगा।
दोस्तों बिहार में सियासी दलों ने विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी है। यहां पर मुख्य तौर पर इंडिया गठबंधन और फिर एनडीए के घटक अपनी नीति के हिसाब से रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं। इस बीच चर्चा है कि दोनों खेमों के सहयोगी दल अपने साथी दलों को ज्यादा सीट पाने की चाह में उलझाए हुए हैं, या छोटे दल दबाव बनाने के लिए तमाम तरह के हथकंडे भी अपना रहे हैं। वहीं पर एनडीए में बीजेपी और जेडीयू के अलावा कई पार्टियां हैं। यह चर्चा है कि बिहार की 243 सीटों में से भाजपा और जेडीयू 100 सीट पर चुनाव लड़ेंगे, यानी कि महज 43 सीट सहयोगियों के लिए बचेंगी। जबकि एनडीए के घटक दल और फिर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा 20 से 30 सीटें की मांग कर रही है। वहीं पर लोजपा रामविलास प्रमुख केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान भी 40 से 50 सीट पर लड़ने की इच्छा जता रहे हैं। इतना ही नहीं, रालोसपा प्रमुख और राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा के समर्थक भी 10 से 15 सीटें पार्टी के लिए मांग रहे हैं। इस तरह घटक दलों की मांग से एनडीए खेमे में हलचल मची हुई है। इस मामले में बीजेपी के मीडिया सह प्रभारी संजय मयूख ने कहा है कि अभी टिकट का बंटवारा नहीं हो रहा है। किसको क्या मिलेगा इस बारे में सही समय पर जानकारी दी जाएगी। उन्होंने ये कहा है कि एनडीए पूरी तरीके से एकजुट है और मजबूती से चुनाव लड़ने की तैयारी में जुटा हुआ है। दोस्तों बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर के भले अभी 5 महीने से ज़्यादा समय बचा है, लेकिन बिहार में सियासत अभी से ही गरमाने लगे हैं। जहां भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी ने प्रमुख विपक्षी दल एनडीए पर एक वीडियो शीट जारी करके निशाना साधा है। ये वीडियो आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के कथित घोटालेबाज का जिक्र करके उन पर निशाना साधा है। बीजेपी ने गैंग्स ऑफ घोटालेबाज के नाम से एक गाना भी रिलीज किया है। इस गाने में खास तौर पर लालू प्रसाद यादव के द्वारा किए गए घोटाले का जिक्र किया गया है। इस वीडियो में तेजस्वी यादव पर भी निशाना साधा गया है। लालू यादव को जहां चारा घोटाले से जोड़ करके देखा गया है, तो वहीं पर तेजस्वी यादव को नौकरी के नाम पर जमीन घोटाले से जोड़ा गया है। दोस्तों बिहार बोर्ड 2025 की 10वीं परीक्षा में इस बार बिहार के 2 होनहार छात्रों ने अपनी मेहनत और लगन से सफलता की नई मिसाल कायम की है। जब गोपालगंज की तनु कुमारी ने 500 में से 480 अंक प्राप्त करके 96% के साथ टॉपर्स की सूची में जगह बना पाई है, जबकि दरभंगा के आयुष कुमार चौधरी ने 452 अंक हासिल करके अपने पूरे परिवार का नाम गर्व से ऊंचा किया है। दोनों छात्रों ने बिहार बोर्ड वल्लाह की ऑनलाइन कोचिंग से पढ़ाई की और फिर बताया कि सही मार्गदर्शन, नियमित पढ़ाई और फिर आत्मविश्वास के साथ किसी भी लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है, चाहे आप किसी शहर में हो या फिर गांव में। या तनु का सपना है कि वे आगे चल करके यूपीएससी की परीक्षा पास करके आईएएस अधिकारी बने। वही आयुष आईआईटी की परीक्षा क्रैक करना चाहते हैं। दोस्तों बीजेपी के दिग्गज नेता रहे सुशील मोदी की पत्नी जेसी जॉर्ज मोदी ने चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है। जब बिहार में पार्टी के संघर्ष से अच्छे दिनों तक अगवा रहे सुशील मोदी की पत्नी के चुनाव लड़ने की ख्वाहिश के खुले इजहार से राजनीतिक गलियारों में खलबली मच गई है। जब सुशील मोदी का पिछले साल 13 मई को निधन हो गया था, जब उनकी पहली पुण्यतिथि पर पटना में आयोजित समारोह के बाद पत्रकारों से जेसी जॉर्ज मोदी ने कहा कि वे चुनाव लड़ सकते हैं। जब पत्रकारों ने जेसी जॉर्ज मोदी से पूछा गया कि क्या वे राजनीति में आ सकती है, क्या वो चुनाव लड़ सकती है, तो उन्होंने जवाब दिया है कि मेरा भाषण नहीं सुने क्या स्टेज पर, बहुत गलत बात। मीडिया ने फिर से पूछा है कि क्या आप लड़ सकती हैं, तो उन्होंने कहा है कि हाँ लड़ सकती हैं। फिर जेसी जॉर्ज मोदी ने कार में बैठ करके कहा कि इतना अच्छा भाषण हमने दिया, भाषण नहीं सुने क्या। समारोह में जेसी जॉर्ज मोदी ने नीतीश कुमार के साथ सुशील मोदी के रिश्तों को बहुत स्पेशल बताते हुए कहा कि जब दोनों अलग हो गए थे तो उनके पूछने पर मोदी ने रोते हुए कहा था कि नीतीश मेरे दोस्त हैं। सुशील मोदी देश के उन गिने चुने राजनेताओं में शामिल है जो संसद और विधानसभा के दोनों सदनों में रहे हैं। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से बिहार आ रहे हैं। 30 मई को पीएम मोदी का बिहार दौरा है। उस दिन वे एक एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। जी हाँ, आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 मई को बिहार के सासाराम जिले के विक्रमगंज जाएंगे। ये जानकारी मंगलवार को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मीडिया को दी है। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे, जिनमें पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन और फिर पटना सासाराम 4 लेन सड़क परियोजना का शिलान्यास प्रमुख है। जब प्रधानमंत्री मोदी विक्रमगंज में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे, जिनमें रोहतास के अलावा औरंगाबाद, भोजपुर, बक्सर तथा अन्य आसपास के जिलों से लाखों की संख्या में लोग पहुंचेंगे। ये जनसभा आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के दृष्टिकोण से भी अहम मानी जा रही है। जहां आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना के जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर बने नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे। इस अत्याधुनिक टर्मिनल से हवाई यात्रियों को बेहतर सुविधा मिलेगी और फिर एयर ट्रैफिक को भी संभालने की क्षमता बढ़ेगी।
यह टर्मिनल अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर तैयार किया गया है, जहां सड़क संपर्क को बेहतर बनाने की दिशा में प्रधानमंत्री मोदी पटना सासाराम 4 लेन परियोजना की नींव रखेंगे। इस सड़क के बन जाने से क्षेत्रीय आवागमन में तेजी आएगी और औद्योगिक एवं व्यावसायिक गतिविधियों को भी बल मिलेगा। ये दौरा इसलिए भी अहम है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी का ऑपरेशन सिंदूर के बाद बिहार का पहला दौरा है। उन्होंने पहलगाम हमले के ठीक एक दिन बाद ये घोषणा की थी कि भारत दहशतगर्दियों को उनकी कल्पना से बड़े जवाब देगा। इसके बाद 7 मई को भारतीय सेना ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर POK में 9 ठिकानों को तबाह कर दिया था। जब प्रधानमंत्री का ये दौरा न सिर्फ विकास योजनाओं के लिए अहम है, बल्कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा, राजनीतिक संदेश और फिर जनसंपर्क की दृष्टि से भी खास महत्व रखता है। प्रधानमंत्री मोदी इससे पहले 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर बिहार के मधुबनी जिले में आए थे। उस दिन भी उन्होंने ग्रामीण विकास और फिर पंचायती सशक्तिकरण पर जोर दिया था। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के बाद बिहार राजनीतिक हॉटस्पॉट बन रहा है। यहाँ पर PM मोदी के साथ साथ राहुल गांधी भी आ रहे हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि इसी साल अक्टूबर-नवंबर में बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। 243 सदस्य विधानसभा में अधिक से अधिक सीट पाने को लेकर के सभी पार्टियां पूरी तैयारी में जुटी है। इस बीच खबर है कि प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर से बिहार दौरे पर आ रहे हैं। जब मई महीने के आखिरी में PM का रोहतास के विक्रमगंज में कार्यक्रम होना है। इससे पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी दरभंगा जा रहे हैं आज, जहाँ चुनाव से पहले बिहार अब पॉलिटिकल बैटल ग्राउंड बनने जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद PM का ये पहला बिहार दौरा होगा, जहाँ इससे पहले हुए पहलगाम हमले के बाद 24 अप्रैल को बिहार के मधुबनी आए थे। बीजेपी ने प्रधानमंत्री मोदी के रोहतास दौरे को लेकर के तैयारियां भी शुरू कर दी है। हालांकि अभी आयोजन को लेकर के तारीख का ऐलान नहीं हुआ है। वहीं पर ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और फिर सीज फायर के बाद अब राजनीति भी तेज हो गई है। एक तरफ बीजेपी राष्ट्रवाद के मुद्दे को धार देने में जुट गई है, तो वहीं पर विपक्षी दल कांग्रेस और फिर RJD तिरंगा यात्रा के जरिए सियासी माहौल बनाने के पक्ष में लगे हुए हैं। जहाँ वहीं पर कांग्रेस ने पहले ही पद यात्रा और तिरंगा यात्रा के जरिए अपने चुनावी अभियान की शुरुआत कर दी है। जब 15 मई यानी कि आज राहुल गांधी एक बार फिर से बिहार पहुंच रहे हैं, जहां पर दरभंगा में वह शिक्षा न्याय संवाद कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। राहुल गांधी इस दौरान बिहार में अपनी पूरी फौज उतारेंगे, जहां कांग्रेस के 60 से अधिक राष्ट्रीय स्तर के नेता शिक्षा न्याय यात्रा शुरू करने के लिए राज्य के विभिन्न हिस्सों में रहेंगे। वहीं पर कांग्रेस नेता कॉलेज, विश्वविद्यालय और फिर छात्रावासों का दौरा करके छात्रों से बातचीत करेंगे। उनका आरोप है कि बिहार के छात्रों को शैक्षणिक सत्र में देरी, प्रश्न पत्र लीक और अपनी आवाज़ उठाने पर विशेष विरोध प्रदर्शन करने को लेकर के राज्य सरकार के दमन जैसी कार्रवाई का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में छात्रों से मिले फीडबैक का उपयोग न्याय पत्र बनाने में किया जाएगा, जो वादों का एक घोषणा पत्र है। दोस्तों, खबर सासाराम से है, जहां पर बिहार सरकार के पूर्व मंत्री तथा गरखा के RJD के विधायक सुरेंद्र राम ने PM नरेंद्र मोदी को लेकर के विवादित बयान दिया है तथा उन्हें कायर प्रधानमंत्री कहा है। जब 30 मई को PM मोदी के सासाराम दौरे के संबंध में पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा है कि 56 इंच के सीना होने का दम भरने वाली भाजपा 56 दिन तक भी युद्ध के मैदान में टिक नहीं पाया। प्रधानमंत्री फिर बिहार में झूठ परोसने के लिए विक्रमगंज आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि वे थाली में झूठ लेकर के बिहार की जनता को परोसेंगे। प्रधानमंत्री झूठ की दुकानदारी करते हैं। वे जब विक्रमगंज जाएंगे तो यहाँ की जनता देश के माँ बहनों के सिंदूर की कीमत उनसे पूछेंगी कि वे जवाब दे कि जिन माँ बहनों के भावनाओं से खेलते हुए ऑपरेशन सिंदूर का नामकरण किया गया, क्या उसका कोई अंजाम निकला? ठीक उसी तरह आने वाले विधानसभा चुनाव में NDA टाएं फिस हो जाएगी। जिस वोट को पाने की उम्मीद से प्रधानमंत्री बिहार आ रहे हैं, वह उद्देश्य उनका कभी पूरा नहीं होगा। आपको बता दूं कि सुरेंद्र राम सासाराम में राजद के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। दोस्तों, तेजस्वी यादव पाकिस्तान में तिरंगा यात्रा निकालना चाहते हैं। भारत पाकिस्तान के बीच हुए संघर्ष में बिहार के लाल सौरभ कुमार यादव शहीद हो गए हैं। उनकी शहादत को नमन करने के लिए आम से लेकर के खास तक लगातार उनके घर पहुंच रहे हैं। इसी कड़ी में बुधवार को बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव जहानाबाद पहुंचे। उन्होंने लोदीपुर गाँव पहुँचकर के ITBP के शहीद जवान सौरभ कुमार यादव के परिजनों से मुलाकात की और ढांढस बंधाया। इस दौरान उन्होंने परिजनों को हर संभव सहयोग और फिर सदा उनके साथ खड़ा रहने का भरोसा दिलाया है। हम तो पाकिस्तान में तिरंगा यात्रा चाहते हैं, यह कहना तेजस्वी यादव का। इस दौरान उन्होंने भाजपा की तिरंगा यात्रा पर कहा कि हम तो पाकिस्तान में तिरंगा यात्रा चाहते हैं, हमें भारतीय सेना पर नाज है। प्रधानमंत्री भारतीय सेना को मौका मिलेगा तो वही इस दुनिया से पाकिस्तान का नक्शा ही खत्म कर देगा। जब हम लोगों ने पहले ही कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी इस मामले में जो भी निर्णय लें, हम लोग साथ हैं।
दोस्तों बिहार का एक और लाल बॉर्डर पर शहीद हो गया है। जहां शहीद मनीष कुमार की 2 महीने पहले ही शादी हुई थी और आज वे शहीद हो गए हैं। जब बिहार के नवादा जिला के कोआकोल प्रखंड के जवान मनीष कुमार जम्मू कश्मीर में शहीद हो गए हैं। जब सेना के कर्नल ने मनीष कुमार के पिता को फोन करके जानकारी दी। उन्होंने बताया है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद जवान की जान जाने की वजह का पता चल सकेगा। आपको बता दूं कि 2 महीने पहले ही मनीष कुमार की शादी पांडे गंगोट अपने पैतृक गांव में काफ़ी धूमधाम से हुई थी। शादी के बाद वे ड्यूटी पर लद्दाख चले गए थे। जब बताया जा रहा है कि शहीद मनीष कुमार आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट के पद पर कार्यरत था। मनीष की जान जाने की खबर से पूरा परिवार सदमे में डूब गया है। परिजनों और फिर पत्नी का रो रो करके बुरा हाल है। जानकारी के मुताबिक आज शहीद जवान का शव आएगा। आपको बता दें कि इससे पहले छपरा निवासी बीएसएफ सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज और सिवान के रहने वाले आर्मी जवान राम बाबू सिंह सीमा पर दुश्मनों के से लोहा लेते हुए शहीद हो गए थे। शहीद मोहम्मद इम्तियाज के परिजनों को आर्थिक मदद के तौर पर 50 लाख रुपए, बेटे को सरकारी नौकरी समेत कई सुविधाओं का ऐलान नीतीश कुमार ने किया। वहीं पर राम बाबू आर्मी के ऑपरेटर कार्यरत थे, जहां उनके पिता राम विचार सिंह हरिहरपुर पंचायत के पूर्व उप मुखिया रह चुके हैं। राम बाबू की शादी पिछले साल दिसंबर 2024 धनबाद में धूमधाम से हुई थी। जहाँ शादी के बाद वे होली में घर आए थे। इसके बाद उनके ससुर सुभाष चंद्र शर्मा बेटी और फिर दामाद को अपने घर धनबाद लेकर के चले गए थे। 10 अप्रैल को छुट्टी समाप्त होने के बाद वे जम्मू कश्मीर में अपनी ड्यूटी पर लौट आए थे। शहीद जवान के गांव में गमगीन है। जैसे ही शहीद जवान राम बाबू की शहादत की खबर जैसे ही गांव में पहुंची तो मातम पसर गया। लोगों का कहना है कि उनको गर्व है कि उनके गांव का जवान आज देश की सेवा में अपना सर्वोच्च न्यौछावर कर दिया है। दोस्तों बिहार में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शहीद हुए जवानों की श्रद्धांजलि पर सियासत तेज हो चुकी है। सैनिकों की मौत को लेकर के राजनीतिक विवाद गहराता जा रहा है, जिसमें सत्तारूढ़ जेडीयू पार्टी और फिर विपक्षी आरजेडी के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। जहां सियासी विवाद का मूल कारण सरकार और फिर विभिन्न स्रोतों द्वारा सैनिकों की संबद्धता के बारे में प्रस्तुत अलग अलग बयान है। साथ ही साथ उनके प्रति अपर्याप्त सम्मान दिखाए जाने के आरोप भी हैं। सरकार ने मृतकों की पहचान बीएसएफ कर्मियों के रूप में की है। वहीं पर सियासी गलियारों में ये चर्चा है कि सभी सेना की बटालियन के थे। इसी क्रम में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर शहीद सैनिकों को उचित सम्मान नहीं देने का आरोप लगाया है। राज्य के प्रमुख राजनीतिक गुटों के बीच इस मामले में न केवल चल रही बहस को हवा दी है, बल्कि बिहार में सैनिकों को कैसे याद किया जाता है इस मुद्दे पर चर्चा तेज कर दी गई है। आरोप प्रत्यारोप के बीच भाजपा ने तेजस्वी यादव पर इस दुखद घटना का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया है। राजद नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने एक न्यूज चैनल से बातचीत में कहा है कि शहीद इम्तियाज अली का पार्थिव शरीर जब घर लाया गया तो फिर इस दौरान प्रदेश के मुखिया गैर हाजिर थे। बिहार में 2 उप मुख्यमंत्री हैं, लेकिन एक भी हाजिर नहीं थे। ये मुद्दा जब मीडिया में तुल पकड़ा तो आनंद फानन में सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी समेत अन्य नेता शहीद इम्तियाज के घर पहुंचे और फिर मुख्यमंत्री राहत कोष से पैसे चेक दिए। जब सरकार को चाहिए था कि जिस दिन शहीद का पार्थिव शरीर पहुंचा उसी दिन साको कुल परिवार से मुलाकात करने पहुंचे, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऐसा नहीं किया, ना ही उनके कोई डिप्टी सीएम ने किया। दोस्तों बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले सौगातों की बरसात हो रही है, जिसमें सरकार द्वारा परिवहन से लेकर के कई सुविधाओं को जनता तक बेहतर ढंग से पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। अब बिहार के राज्य के सहकारिता मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने जानकारी दी है कि बिहार के 15 जिलों में 144 प्रखंडों में सहकारी बैंक शाखा खोली जाएगी। इसके लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई से अनुमति मांगी गई है। जैसे ही अनुमति प्राप्त होगी संबंधित प्रखंडों में बैंक शाखाओं की स्थापना की जाएगी। इस कदम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना है। राज्य भर में सहकारी बैंकों द्वारा 6 मई से शुरू किए गए विशेष बैंकिंग सेवा अभियान को अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है। ये अभियान 30 मई तक चलेगा, जिसमें हर पंचायत तक बैंकिंग सुविधा पहुंचाना लक्ष्य है। इस अभियान के अंतर्गत न केवल बैंकिंग सेवा दी जा रही है, बल्कि लोगों को वित्तीय जागरूकता भी प्रदान की जा रही है। अब तक 1123 स्थलों पर सहकारिता जागरूकता, वित्तीय समावेशन और बैंकिंग सेवाओं से संबंधित शिविर लगाए जा चुके हैं। दोस्तों बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 22 फरवरी 2015 से अब तक लगातार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर विराजमान है। 10 साल से अधिक के इस कार्यकाल में वे कभी कांग्रेस और आरजेडी के साथ मिलकर के महागठबंधन में शामिल होते हैं, तो कभी अपने पुराने साथी बीजेपी के साथ एनडीए में। फिलहाल वो एनडीए में शामिल है। इससे पहले वे 24 नवंबर 2005 से 20 मई 2014 तक यानी कि 8 साल से ज़्यादा बिहार के मुख्यमंत्री रहे। इस दौरान वो एनडीए में ही रहे। उससे भी पहले वे 3 मार्च 2000 से 10 मार्च 2000 तक यानी कि कुल 7
7 दिन बिहार के मुख्यमंत्री रहे। बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव भी होने हैं, जो चुनाव के बाद कौन मुख्यमंत्री बनेगा ये भविष्य के गर्भ में। जब मौजूदा मुख्यमंत्री से संपर्क करना हो तो फिर हम आपको यहाँ पर उनके फ़ोन नंबर दे रहे हैं। जी हाँ, ये बात इसलिए बताई गई है क्योंकि अगर आप भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से फ़ोन पर बात करना चाहते हैं तो उनका एक नंबर है, हम आपको नंबर बता रहे हैं, आप फ़ोन पर बात कर सकते हैं। अगर आप बिहार में रहते हैं या फिर बिहार के मूल निवासी हैं और देश के किसी अन्य हिस्सों में रहते हैं, किसी अन्य राज्य का निवासी होने के बावजूद भी बिहार के मुख्यमंत्री से मिलना चाहते हैं या किसी विषय पर बात करना चाहते हैं तो उसके लिए मुख्यमंत्री का फ़ोन नंबर और पता होना ज़रूरी है। आपको बिहार से जुड़ी हुई किसी भी तरीके की शिकायत या फिर प्रश्न हो तो आप इसके लिए मुख्यमंत्री से सीधे शिकायत या फिर सुझाव दे सकते हैं। मुख्यमंत्री किसी भी राज्य का मुखिया होता है और वहाँ की जनता के लिए अभिभावक की तरह होता है। यहाँ के लोगों की समस्याएं उनकी अपनी समस्याएं होती है। मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है कि वे आपकी समस्याओं का समाधान करें, लेकिन आपको उन तक अपनी समस्या या फिर शिकायत पहुंचाना जरूरी है। तो चलिए जानते हैं सीएम नीतीश कुमार से किस फ़ोन नंबर पर शिकायत कर सकते हैं आप और उनका क्या पता है। तो आपको बता दूं कि नीतीश कुमार के ऑफिस का पता है मुख्यमंत्री सचिवालय, 4 देश रत्न मार्ग, पटना 800010। वहीं पर मुख्यमंत्री का ईमेल है cmBihar@nic.in। वहीं पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उनके दफ्तर के फ़ोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। उनके दफ्तर के फ़ोन नंबर है 2215-601। वहीं पर दूसरा नंबर है 2217-289। तीसरा नंबर है 2205-911। चौथा है 2215-066, 2215-074, 2211-324। सातवां है 2219-430। ये नंबर है। वहीं पर अगर आप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उनके घर पर संपर्क करना चाहते हैं तो उनके घर के फ़ोन नंबर है 222079। दूसरा है 2223393। वहीं पर तीसरा है 221771। चौथा है 2215-168। वहीं पर पांचवा नंबर है 2215-167। ये इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं।